नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एग्जिट पोल सही है, गलत हैं, इन पोल पे इस बार के एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। वैसे एग्जिट पोल का पूरा इतिहास मैं आपको बता चुका हूं, एग्जिट पोल का क्या हास्य होता है ये आपको बता चुका हूं। एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब एग्जिट पोल सही हो। कभी अब 10 आदमी कर रहे हैं, एक का तुक्का लग गया तो उसके आधार पर एग्जिट पोल को सही नहीं माना जा सकता। मेरा कल का वीडियो है, काफ़ी वायरल हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे तर्क दिए गए हैं और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस तरह से आसानी से जज किया जा सकता है कि इलेक्शन में इस बार रुझान किस तरफ है। ये तो बात हुई कल के वीडियो की, लेकिन आज कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं और ये डेवलपमेंट बड़े धांसू टाइप के डेवलपमेंट हैं। कल खड़गे साहब ने कही दिया कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया जब सभी गठबंधन के चीफ की बैठक थी। उसके बाद उन्होंने वो वाली बात भी बताई जो मैंने आपको बताया था कि ईवीएम को लेकर जो अलर्टनेस बरत रहा है वो क्या बरत रहा है और किस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके ज़रिए उस धांधली को रोकने की वो कोशिश कर सकते हैं अगर होती है तो। इस बीच में एक खेल चल रहा है, परसेप्शन क्रिएट करने का खेल, माहौल क्रिएट करने का खेल, एक माहौल बनाने का खेल जिसमें काउंटिंग से पहले देश के अंदर एक परसेप्शन रहे कि जीत के हम ही आ रहे हैं, सरकार हमारी ही आने वाली है और अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो संभल जाओ, घपलेबाजी मत करना, दूसरे के साथ मत जाना, वगैरह वगैरह। मैंने कई बार देखा है दफ्तरों में जब बड़े वाले बॉसेस होते हैं, उनकी छुट्टी हो जाती है तो बाद में अपने खास कामगारों के ज़रिए, खास सहयोगियों के ज़रिए वो दफ्तरों में मैसेज भिजवाते हैं कि बॉस मैं वापस आ रहा हूँ, उसको समझा देना मैं वापस आने वाला हूँ, तो ताकि जो है उनके खिलाफ़ कोई बात कर रहा हो, उनके खिलाफ़ कोई जांच में सहयोग दे रहा हो, कुछ दे रहा हो तो थोड़ा ठिठक जाए। चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं कि उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से प्रक्रिया के अनुसार हुआ कि नहीं, सारी चीज़ों का मिलान हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। इस पर निर्भर करती हैं चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव का शुद्ध होना। अब अगर मान लीजिए कहीं पर कोई एक व्यक्ति वो किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक पार्टी को मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में आके वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग में कैसी कैसी गड़बड़ें होती हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा। गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर अगर एक कोई दूसरा आदमी ऑब्जेक्ट करेगा तो जो वहाँ अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने से ठिठकेंगे कि भैया बीजेपी का आदमी है, अमित शाह का फ़ोन आया था, या अमित शाह जो है वो ऐसा कर देते हैं, मोदी जी का है, ख़राब पोस्टिंग मिल जाएगी, मुझे मलाइयादार पोस्टिंग से उठा के कहीं गांव में ना फेंक दें, इसलिए चुप रहो, जो हो रहा है होने दो। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर प्रशासन के ऊपर और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी बना के रखा जाता है। बिहार में पिछली बार कई ऐसे मौके आए जब काउंटिंग हो रही है, आधी काउंटिंग हुई, उसके बाद कह दिया अब तो कुछ नहीं बचा, जीत गए तुम, जाओ। वो जश्न मनाने के लिए पहुंचे तो पता चला बाद में पोस्टल बैलेट गिन दिए और उनको हरवा दिया। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो गड़बड़ियाँ होती हैं, या जो चंडीगढ़ की गड़बड़ी तो लाइव हमने कैमरे पे देखी है, तो वो गड़बड़ियाँ तब ही होती हैं जब गड़बड़ी करने वाले को भरोसा हो कि वो जिसके लिए गड़बड़ी कर रहा है वो पावर में रहने वाला, आने वाले समय में उसका भरोसा करेगा, उसका भला करेगा। और दूसरा, उसको रोकने वाले भी तभी हौसला दिखा पाता है जब वो पक्का हो कि जाने वाला जाएगा। तो क्या है कि इस वक्त मोदी जी जो हैं वो एक मजबूत जगह पे हैं और मजबूत जगह के साथ साथ उनकी ये इमेज है, ईडी भेज देते हैं, जेल में डाल देते हैं, अधिकारियों को खड्डे लाइन लगा देते हैं, बुलडोजर जला देते हैं, मतलब उनकी एक नेगेटिव इमेज है, ऐसी इमेज है जिससे लोग डरते हैं, चैनल बंद कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सब इमेज है उनके बारे में, ये परसेप्शन है और ये वो परसेप्शन है जिसके ज़रिए हम सबको के बीच में एक खौफ हमेशा बना रहता है कि भैया सरकार गड़बड़ ना कर दे, नाप तोल के चलो, और ये खौफ सबके अंदर बना रहता है। तो अगर मोदी जी वापस आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये खौफ काम करेगा और जो लोग भी हैं वो चुपचाप सहयोग करेंगे। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसमें रोकेंगे नहीं और करने वाले भी बेखौफ होकर करेंगे, पहली चीज़। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें प्रशासन के स्तर पर होती हैं, कोई कागज़ है, ये है, वो है, कहीं कोई निकाल ना दे, सबूत वबूत, सब चीज़ें। मुझे किस्सा याद है अर्नेस्टो चे गुवेरा का।
एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी लड़ाका क्यूबा का, और उसके साथ में ये हुआ कि उसको अमेरिकी फोर्सेस ने मार दिया। मारने के बाद भी कई दिन तक उसके शव के पास जाने का साहस इनकी सेना का नहीं हो रहा था, क्योंकि इनको ये था कि ये आदमी गुरिल्ला है और ये बहुत तगड़े से नुकसान हमको पहुंचा सकता है। तो कई दिन तक नहीं जा पाए। पहले कुछ लोगों ने दूर से उनके हाथ काटे, फिर ये किया, तब जाके जा पाए। ऐसा पढ़ा जाता है। तो ये होता है जो लोग खतरनाक होते हैं उनका एकदम मृत्यु निश्चिंत ना हो जाए तब तक लोग उनसे डरते ही रहते हैं। तो आज आया है एग्जिट पोल। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एग्जिट पोल साइकोलॉजिकल गेम क्रिएट करने का एक तरीका है। एग्जिट पोल पे आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया कि 295 सीटें हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले। इसका संदेश क्या है? अधिकारियों खबरदार, बच के रहना, गड़बड़ मत करना, हम सरकार में आ रहे हैं। इससे भी भरोसा ना हो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट किया, सब कुछ किया। और आज तो कमाल ही क्या कर दिया, जूम मीटिंग पे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, प्रदेश अध्यक्षों को जोड़ा। मेरे दूसरे चैनल पे उसका लाइव उपलब्ध है, देख सकते हैं आप। और उनको जोड़ने के बाद उनसे पूछा कि अब आप बताओ आपके इलाके में क्या सीन है और आप वहां पर हार रहे हो या जीत रहे हो। इन सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो जो परसेप्शन बना, अगर उसका पूरा हिसाब बनाओ तो उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन भारी जीत दर्ज करा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी करा रही है। तो ये परसेप्शन इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो जीत के आ रहे हैं, खबरदार बीजेपी वालों। दूसरी तरफ से एक परसेप्शन बन रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी जो है वो ये नहीं कह रही है कि हम जीत के आ रहे हैं, कह रही है, लेकिन उसने अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए उस बात पे वजन रखा और ये बात एग्जिट पोल के जरिए कहलवाई गई। तो एग्जिट पोल भी उसी तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। खबरदार, अमित शाह भी गया नहीं है, मोदी जी गए नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े मत होना, निपटा दिए जाओगे, नज़र है आपके ऊपर, ये एक संदेश जाता है। और एग्जिट पोल की ये संख्या को लेकर मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, जो मेरे मन में सवाल आता है। आप 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कीजिए, देखिए एग्जिट पोल कराते हुए मेरी ज़िंदगी गई है। 35 साल काम किया चैनलों में, अनगिनत एग्जिट पोल होते हुए देखे हैं, उनको कोऑर्डिनेट किया है, उनका कामकाज का तरीका देखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ऐसे पब्लिक में कहना उचित नहीं है, लेकिन 1 मिनट फ़र्ज़ कीजिए, ये जो एग्जिट पोल हैं, इन एग्जिट पोल का नतीजा ये आता कि बीजेपी की 100 सीटें आ रही हैं। तो क्या ये चैनल ऐसे ही दिखा देते, क्योंकि 100 सीटें आ रही थी। लेकिन अगर इनको लग रहा है बीजेपी की 250 सीटें आ रही हैं और अगर वो 25-50 ऊपर नीचे हो गई तो वो आराम से सरकार बना लेगी, तो चैनल वाला वो चैनल वाला है, भूलिए मत, जो सवाल पूछता है कि आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं। जो चैनल वाले खुलकर मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते, इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछ सकते, और अगर सवाल पूछ लें तो डांट खा के चुप हो जाते हैं, उन चैनल वालों से आप उम्मीद करते हो कि मोदी जी को हराने वाला एग्जिट पोल दिखाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और अगर मोदी जी को हराने वाला एग्जिट पोल दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है तो निश्चित तौर पे वो जिताने वाला ही दिखा सकते हैं। ये खेल इस तरह समझ में आता है कि एग्जिट पोल के अंदर कुछ भी आ जाए, दिखाने की हिम्मत अभी कम से कम मोदी शाह के रहते किसी की नहीं है। मोदी और शाह का जो खौफ है, लोग डरते हैं उनकी शक्ति से, उनकी प्रशासनिक क्षमता मान लीजिए, वो जितने शक्तिशाली हैं ये मान लीजिए, या वो व्यक्तिगत लेवल पर जाके लोगों के साथ हिसाब चुकता करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कहानियाँ हैं, उसमें जाने का, संजीव भट्ट से लेके पता नहीं क्या क्या बहुत सारी कहानियाँ, संजय जोशी, उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी कहानियाँ, शिवराज सिंह चौहान से लेके वसुंधरा राजे से लेके खट्टर साहब से लेके, इन दोनों ने झटके में निपटा दिया है। तो इसलिए आडवाणी जी का तो आपको पता ही है, वो तो पुरानी बातें हो गई, मनोज जोशी वगैरह वगैरह। तो इसलिए इन लोगों से पंगा लेने की हिम्मत किसी चैनल वाले की नहीं है। तो जो चैनल
मोदी जी के घर में 3-3 इंटरव्यू उन्हीं के बनाए हुए सेटअप के अंदर, सेट के अंदर करके आ रहे हैं। उन चैनलों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो डाटा दे देंगे एग्जिट पोल में जो डाटा मोदी जी को और शाह साहब को पसंद ना हो। इस तर्क के आधार पर मुझे लगता है कि वही डाटा बाहर निकाला गया, और वो डाटा जब निकला है तो उसके कैलकुलेशन की जो गलतियां हैं वो हर जगह दिखाई दे रही हैं। उसको पॉइंट आउट भी किया गया है। जैसे कि आप एक जगह कह रहे हो बीजेपी को 60% वोट मिल रहे हैं और विपक्षी पार्टी को सीट भी दिला रहे हो आप। जहाँ 60% वोट जहाँ मिलेंगे वहाँ तो बीजेपी को सारी सीटें मिल जाएंगी उस राज्य में, लेकिन दूसरी पार्टी को सीटें दिला रहे हो। कई जगहों पर, एक मैं आज स्क्रीनशॉट देख रहा था, पता नहीं कई बार आजकल तो डॉक्टर्ड भी होते हैं, मैं चेक नहीं कर पाया, जी न्यूज़ का था वो, उसमें बता रहे थे कि टोटल 10 सीटें हैं हरियाणा में और 14 सीटों का हिसाब बता रहे थे वो कि 14 जीत रहा है कोई, बीजेपी जीतेगी शायद, जो भी है। तो ये गड़बड़ियाँ कैलकुलेशन की कई जगह हुई हैं। इंडिया टुडे वाले के बारे में भी कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास आए। मैं उनकी तस्दीक नहीं करता क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, मैंने वो चैनलों को बैठ के देखा नहीं। तो इस बार चुनाव के बाद में ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, वोट डलने के बाद भी, ये राजनीति की गंदगी का नया स्तर है। अब आप इसके लिए बीजेपी को दोषी मान लें या जो कांग्रेस उसका जवाब दे रही है उसको मान लें। मुझे याद आता है कि चुनाव शायद 96 का चुनाव होगा, 96 का नहीं, 2000, मुझे याद आता है कि शायद 96 का चुनाव था, 99 का चुनाव था, एक चुनाव था उसी दौरान 95 से 2000 के बीच में लोकसभा का चुनाव था। वो चीज़ मुझे याद है इसलिए क्योंकि वैसे तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं। सुंदर सिंह भंडारी के घर पे दिल्ली में आडवाणी जी ने एक अनौपचारिक चर्चा के लिए हम लोगों को बुलाया था, और आडवाणी जी से जब वहाँ बात हुई तो आडवाणी जी ने प्रत्यक्ष रूप से ये बता दिया कि चुनाव में उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि अब वोट पड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा भाई इनफॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो हम लोग दावा करते हैं इसका, लेकिन हमको इतनी सीटें ही मिलने की उम्मीद है। यानी वो एक सौजन्यपूर्ण राजनीति का ज़माना था जिसमें नेता लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। अब साइकोलॉजिकल फेयर के साथ साथ चुनावों में क्या क्या खेल संभावित है उसकी मैं बात करूं। मेरे पास कई फ़ोन आए, तमाम जानकारियां आ रही हैं। उसमें ये बताया गया कि कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, जानकारी गलत हो सकती है लेकिन उन्होंने दी बड़ी स्पेसिफिक टाइप की जानकारी थी, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इसकी पुष्टि नहीं करता मैं, इसलिए नहीं करता कि ये कहीं कागज़ में नहीं है और ये गंभीर बात है, लेकिन बात अहम है और एक नज़र में मुझे विश्वसनीय लगती है। तो क्या हुआ कि कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जब आप काउंटिंग की टेबल पे बैठे हों और ईवीएम में वोट अगर फॉर्म 17C से कम या ज़्यादा निकल आए तो आप ईवीएम को ही अहमियत देना, फॉर्म 16 का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। साफ साफ उन्हें ये समझाया गया है। हो सकता है ये देशव्यापी ना हो सकता है वहाँ का कोई अधिकारी खेल कर रहा हो और उस अधिकारी ने कह दिया हो। ये बिहार की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ये भी बताया गया कि अगर कोई नहीं मानता है और बवाल करता है या ये कहता है कि नहीं फॉर्म 17C का डाटा दिखाओ, तो आप उसकी चिंता मत करना। अगर मशीन बाद में सील की जा रही है और सील करने से पहले उसको क्लोज करना पड़ता है, काउंटिंग के बाद क्लोज कर बटन दबा के क्लोज कर देना पड़ता है कि भाई ये क्लोज हो गए, मतलब इसमें फर्दर वोट नहीं डल पाएगा। ये व्यवस्था बनी हुई है। तो अगर क्लोज होने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको वैसा का वैसा भी बॉक्स में रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हो ये सकता है कि इस मामले में अलग से सहायता बुला ली जाए, जैसे पोलिंग के टाइम में होता है। मशीन अगर ख़राब है तो इनके एक पेट्रोलिंग ड्यूटी पे होता है अधिकारी, वो तुरंत आके मशीन बदल के देता है, उस तरह की व्यवस्था रखी जाए। लेकिन अगर आप एक ओपन मशीन बंद करोगे तो उसके अंदर वोटों की संख्या बाद में जब सब लोग हट जाएंगे घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एक मैंने अभी आपको इसी में बताया कि किस तरह से जल्दी से आधे में उठ जाते हैं काउंटिंग में लोग, उसका नुकसान होता है। एक और जानकारी मिली है, वो जानकारी बेहद खतरनाक है कि जो पोस्टल बैलेट हैं यानी कागज़ से जो मतदान होता है
उनकी संख्या इस बार बहुत बढ़ गई है क्योंकि इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर पे जाकर पेपर बैलेट में उनसे वोट डलवाए जाएंगे, यानी घर घर जाके कागज़ पे उनका वोट लेके और रखा जाएगा, उनकी गिनती होगी। तो जो इतिहास है अभी तक जो होता रहा है उसके हिसाब से पहले ये वाले सारे जो पेपर बैलेट होते हैं इनकी गिनती होती है, पोस्टल बैलेट की, डाक मतपत्र। जब ये हो जाती है तब ईवीएम की गिनती शुरू होती है। इस बार पता नहीं क्या जल्दी है, 45 दिन तो चुनाव घसीटा, अब आपको काउंटिंग की भी जल्दी है। कुछ अधिकारियों का कहना यह है कि उनको ये निर्देश आए हैं, फिर इसका कोई मेरे पास कागजी प्रमाण नहीं, हो सकता है लिखित में आए हों। ये निर्देश आए हैं कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गणना साथ साथ होगी। इस बार लाखों की संख्या में पोस्टल बैलेट हैं क्योंकि बुजुर्गों से घर जाके वोट डलवाए गए, उसमें अडवाणी जी जैसे लोगों के वोट भी हैं। तो वो जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग अगर साथ साथ होगी तो जाहिर बात है ईवीएम की काउंटिंग खत्म हो गई है, उसकी चल रही है, और आपने कहा हार रहे हैं करके या जीत रहे हैं करके आप निकल गए, बाद में पोस्टल बैलेट गिर गए और आप हार गए, उनकी गिनती हुई क्योंकि अब तो वो लाखों में है। तो ये भी एक ऐसी नई व्यवस्था में परिवर्तन की खबर है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे कि अजय माकन ने एक पोस्ट किया कि इस बार जो काउंटिंग एजेंट है उसको उस टेबल पे नहीं बैठने दिया जाएगा जहां गिनती वोटों की हो रही है। ऐसा तो हमेशा होता था, बाद में एक स्पष्टीकरण आया दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी का कि नहीं ऐसा नहीं है, काउंटिंग टेबल पे बैठने देंगे। तो उसमें ये मुमकिन है कि वो काउंटिंग आपकी होती रहे। तो जो पार्टी वाले हैं सारे के सारे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग काउंटिंग में अपना जमकर बैठें आखिर तक। एक चीज़ और भी है, ये जो टेंडर वोट डलता है, टेंडर वोट आप जानते होंगे। टेंडर वोट होता है कि आप वोट डालने गए, पता चला आपका वोट पहले से कोई डाल गया है, तो आप कहोगे ना मेरा तो वोट है, ये देखो मेरा वोटर आई कार्ड, ये मेरा पता। तो क्या करते हैं, आपका वोट अलग से डलवा के एक लिफाफे में रख लेते हैं। उसकी गिनती तब होती है जब वहाँ पर काउंटिंग हो रही है और पता चला कि अंतर 20 वोटों का है, यानी दोनों पार्टियाँ एकदम नेक टू नेक हैं, 100 वोट आ गए दोनों को। अब 100 वोट आ गए तो भैया फिर तब निकाला जाता है कि टेंडर वोट गिनवा लो, जिसके पक्ष में ज़्यादा टेंडर वोट होंगे उसको जीता घोषित कर देंगे। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि आपने जो है वो टेंडर वोट, जो जीत का मार्जिन आ रहा है दोनों के बीच में, पता चला 19 वोटों का जीत का मार्जिन आ रहा है, और टेंडर वोट जो हैं वो 20 हैं या 21 हैं, यानी टेंडर वोट इतनी हैसियत रखते हैं कि वो काउंटिंग में नतीजे बदल सकते हैं, तब टेंडर वोट की काउंटिंग होती है। अदरवाइज टेंडर वोट एक तरफ रखे रहते हैं। इसकी काउंटिंग को लेकर भी कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जो भ्रमपूर्ण हैं। अब ये निर्देश दिल्ली से आ रहे हैं, ये निर्देश पूरे देश में आ रहे हैं, किसी एक इलाके में आ रहे हैं, किसी एक अधिकारी ने दिए हैं, या जिस आदमी ने मुझे जानकारी दी है वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है इसका नहीं पता। लेकिन ये सारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये सारे जो मोडस ऑपरेंडी बताए जा रहे हैं, इनके आधार पर चुनाव में बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है, क्योंकि लाखों की संख्या में पोस्टल बैलेट इस बार आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो इस पे निर्भर करती हैं कि जो वहाँ अधिकारी बैठा है वो चंडीगढ़ वाले की तरह हिम्मत रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। चंडीगढ़ वाला हिम्मत इसलिए रख सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री उस पार्टी का जिसके पक्ष में वो धांधली कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो काम हो रहे हैं, ये काम करने वाले ठिठक जाएंगे अगर इनको पता चला कि सरकार बदल गई है, तो ये तुरंत ईमानदारी से काउंटिंग करने लगेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि यार ये इनकी सरकार आ रही है, ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अगर मैंने नहीं सुना तो ये बाद में कांड हो जाएगा। तो ये जो फ़र्क है, ये साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे वो दूसरी तरह के बयान हो, जैसे एक बड़ा जूम मीटिंग करके उसको लाइव टेलीकास्ट करके कांग्रेस ने आज दिखाया, तो एक फ़र्क पड़ता है। हाँ यार, ये तो देखिए, ये तो कांग्रेस अध्यक्ष है वहाँ का, और ये कह रहा है कि बकवास है, इतनी हम हार ही नहीं सकते हैं ये। और उन्होंने सारे हिमाचल वाले मुख्यमंत्री को, झारखंड के अध्यक्ष को, इसको, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, कर्नाटका के, पूरा एक मजमा लगाया हुआ था। तो ये जो साइकोलॉजिकल वार गेम चल रहा है, इसमें एक तरह से ये पूरा का पूरा मामला ऐसे नेक्स्ट लेवल की राजनीति में पहुंच गया है कि भैया आप वोट पड़ गए, अब तो शांति से घर बैठ जाओ, ईमानदारी से काउंटिंग हो जाने दो।
मिस्टर देव शाहम का मैं इंटरव्यू सुन रहा था किसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। वो बता रहे थे कि जब 77 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद चुनाव हुए, तो वो वहाँ पर चंडीगढ़ में पूरा चुनाव देख रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे इतनी खुशी है कि उस दौर में मैंने ये देखा कि इंदिरा गांधी भले ही इमरजेंसी से बाहर जा रही थी, लेकिन चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ। उस चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने, जैसे हो रहा था वैसे हो जाने दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जाते जाते जो है वो एक हस्तक्षेप चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री, निवर्तमान गृह मंत्री बोलना शुरू कर दिया है। निवर्तमान का मतलब भूतपूर्व हो गया एक तरह से। लेकिन जाते जाते ऐसे डराना, हुल देना, धमकाना, हम हैं, जैसा कि आरोप लगाए, फ़ोन किया है डीएम को देश के गृह मंत्री ने, ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो नैतिकता के निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है। और इस देश में अगर हम वोटर अपनी पसंद का नेता भी नहीं चुन सकते, हमारी पसंद के बीच में नेताओं का इतना दखल होगा, तब तो लोकतंत्र बच गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी एक समझ विकसित हुई होगी। दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।